अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। पेज नंबर आ जाएं। पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6। जिस तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एमोर्टाइज्ड कॉस्ट होता है ना, भूल गए होंगे। डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद हर साल के एंड पे दो काम होंगे, एक इंटरेस्ट बनेगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेगा, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। डिलीट कुछ नहीं कहा मैंने। लीजेस पे आते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। पेज नंबर 6, फाइनेंस लीज, रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। और इसमें पहले लेफ्ट वाला कॉलम सिखा रहा हूं आपको, पहले लेफ्ट वाला कॉलम सिखा रहा हूं। फाइनेंशियल लेजर, जो बैंक है उसने गाड़ी लीज पे दे दी, ये मैंने कल बात कर दी थी, लेजर और डीलर लेजर। हाँ, बैंक ने गाड़ी लीज पे दे दी। बैंक के पास गाड़ी कहां से आई? उसने मार्केट से गाड़ी खरीदी। कितने की खरीदी? जितने की मार्केट में मिल रही थी। तो वो गाड़ी खरीदी और उसने लेसी के हवाले कर दी। फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज गाड़ी से रिलेटेड खुशियां तकलीफें जो ओनर को हुआ करती हैं, फाइनेंस लीज है, वो किसको हुआ करेंगी? लेसी को। और बैंक बेशक गाड़ी का ओनर है, लेकिन सारी खुशियां तकलीफें लेसी को होनी है। तो जब खुशियां तकलीफें लेसी को ही होनी है, तो ये गाड़ी इन सब्सटेंस बैंक की है ही नहीं। ओन्ड बेशक बैंक के है, यानी बैंक ओनर है इस गाड़ी का, लेकिन इन सब्सटेंस ये गाड़ी बैंक की नहीं है, तो बैंक गाड़ी डेबिट ही नहीं करेगा। बैंक गाड़ी खरीदने के पैसे देगा, गाड़ी लेसी के हवाले करेगा, और अब ये समझेगा कि मैंने लेसी से पैसे लेने हैं, तो वो लेसी के नाम का एक रिसीवेबल बना लेगा। लीज रिसीवेबल भी डेबिट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का नाम जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो लेफ्ट कॉलम फाइनेंशियल लेजर, कमेंसमेंट ऑफ लीज पे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज नामी रिसीवेबल डेबिट और पैसे क्रेडिट, और ये एंट्री होगी एनआईएल से, यानी जो कमेंसमेंट के ऊपर एनआईएल कैलकुलेटेड है, जैसे कल आखिर में मैंने शायद करवाई थी, उस अमाउंट से एंट्री होगी। ये अमाउंट निकली कैसे होगी? पीवी ऑफ जीआईएल। तो उससे ये पहली एंट्री होगी। कब होगी एंट्री? कमेंसमेंट ऑफ लीज पे। तो कमेंसमेंट ऑफ लीज पे एंट्री हो जाएगी। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट लीज डेबिट किया हुआ ना मैंने, ये एक्चुअली लीज रिसीवेबल है। आईएस का नाम नेट इन्वेस्टमेंट लीज है, इसलिए मैंने नेट इन्वेस्टमेंट लीज लिख दिया। ये एक रिसीवेबल बनाया उसने लेसी से। और कितनी अमाउंट से? जो कमेंसमेंट के ऊपर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कैलकुलेट होगी उससे। ये फिगर कैसे निकली होगी? पीवी ऑफ जीआईएल।
एमोर्टाइज कॉस्ट का मैंने जिक्र इसलिए किया था, तो अब वो आपको याद ही नहीं था, मैं फिर जीरो से बता रहा हूं। इनिशियली ये एक रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया। अच्छा चलो एंट्रीज याद नहीं, टेबल कुछ जरा से याद है, ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट और कैश फ्लो। अच्छा आपके आने से पहले यहाँ कुछ और सीन चल रहा था, नहीं किसी को नहीं याद है। तो इसमें ना बिल्कुल वही टेबल बनते हैं एमोर्टाइज कॉस्ट वाला, और जैसे जैसे पीरियड गुजरता जाता है इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी और कैश मिलता जाएगा, तो हमारा रिसीवेबल रिसीव होता जाएगा। ये है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अगले पेज पे देखें, तकरीबन मिड में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये इसके नीचे देखें, दो एंट्रीज की है मैंने। पीरियड एंड के ऊपर मजीद रिसीवेबल बनेगा, इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी, और उसके बाद जो कैश मिलेगा तो कैश डेबिट और ये रिसीवेबल क्रेडिट। और ये पॉइंट 2 में मैंने वो टेबल बना के दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल वही एमोर्टाइज कॉस्ट जैसा टेबल है। वहां पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता था, यहां पर इम्प्लिसिट रेट होता है। तो ये बस ये मैंने ये इसकी ट्रेलर सा दिखाया हुआ है कि वही वाला टेबल है बिल्कुल जैसे एमोर्टाइज कॉस्ट में बनता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो पॉइंट नंबर 1 बात की है वो ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है। पॉइंट 2 और अगले पेज पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पॉइंट 2 देख लें, और बाकी फिर मैं आपको एक सवाल नजर से गुजार के फिर समझाता हूं। पॉइंट 1 में सिर्फ इतना कहा हुआ है कि जो कैश मिलेगा उसमें तो इंटरेस्ट भी होगा, तो इंटरेस्ट एक टेबल के जरिए फैलाया जाएगा। तो टेबल बिल्कुल एमोर्टाइज कॉस्ट वाला ही है। और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बता दिया मैंने, 3 अभी नहीं बताया। तो इनिशियल मेजरमेंट में आपको मैंने पहली एंट्री बता दी, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह हर पीरियड एंड पे ये एंट्रीज हुआ करेंगी। अच्छा अब एक सादा सा सवाल, उसके जरिए से मैं आपको ये एंट्रीज दिखाता हूं। सवाल लिखें। अच्छा जी सवाल लिखें। लीज टर्म 4 साल, लीज टर्म 4 years, implicit rate 14%, और लीज रेंटल 75505 75505 payable at end of every year. Commencement date, commencement 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024। रिकॉर्ड है मुझसे चारों साल की जनरल एंट्रीज और चारों साल के एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट के और एसएफपी के। ये वापस किसको करूं मैं? रिसेप्शन पे दे दूं? ठीक। एंट्रीज 1 जनवरी 24 नेट इन्वेस्टमेंट लीज। अच्छा मैंने बुक में तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज कह दिया है, साथ ये भी कहा है कि इसको लीज रिसीवेबल भी कह सकते हैं। तो लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन। किस अमाउंट पे? तो निकालें पीवी ऑफ डीआईएल।
जी कितना आया? ये वो ऊपर वालों की, वो यूएस भी देनी थी ऊपर वालों की। हाँ जी कितना निकला? 220,000 बिल्कुल ठीक है। तो लीज रिसीवेबल बन जाएगा 220,000 से। इसके बाद एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह हर साल के एंड पे इंटरेस्ट की एंट्री होगी और फिर कैश मिलने की एंट्री होगी, और एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह का टेबल बनेगा, लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और कैश मिलने की एंट्री, कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट। ये रेंटल रिसीव हो गया। 25, 26, 27 तीनों साल बाकियों में यही दोनों एंट्रीज होती जाएंगी। कैश कितना मिलेगा? रेंटल क्या बताया मैंने? 75505। 25, 26, 27 तीनों साल में यही दोनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। इंटरेस्ट की फिगर चेंज होती जाएगी बस, बाकी यही दोनों काम 25, 26, 27 में भी हो जाएंगे। करनी है तो कर दें, नहीं करनी तो ना करें। मैं इंटरेस्ट का टेबल बना के देता हूं। जी एंट्रीज नोटेड। अगर तो मैं चले टेबल बनाता हूं। ये जो वर्किंग वन है ये तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, मैं फिर भी दिखा देता हूं। सिंपल सी इस पे एन्युटी डिस्काउंटिंग लग रही है 1.14 माइनस 4.14 220,000। और लीज स्केड्यूल ये एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह का होता है। पेमेंट की डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होता था, यहां पर लीज पेमेंट होती है, और क्लोजिंग बैलेंस। और एमोर्टाइज कॉस्ट में भी टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मैं ही बता रहा हूं। टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट था है जो इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट है, तो यहां भी इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट से टेबल स्टार्ट होगा। और पेमेंट डेट्स 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25, 31 दिसंबर 26, 31 दिसंबर 27। पहले साल का इंटरेस्ट 2 20 पे 14%, 30, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो माइनस हो गया, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस। $175,295। फिर अगले साल इस पे 14% लगेगा, 541 75505 331 124331। इस पे 14% लगेगा, 66232। इस पे 14% लगेगा, 9273। तो 24 वाली इंटरेस्ट इनकम ये है, तो 30,800 इस एंट्री में आ गया। अब अगर आपने लिखी है 25, 26, 27 की एंट्रीज, तो ये 25, 26, 27 नहीं लिखी तो इनसे होनी है एंट्री। ये बिल्कुल सादा सा जिसमें बस रेंटल ही है और कोई चीज नहीं है, बाकी फिर और वैरायटी बताता हूं।
नोटेड। अब एक्सट्रैक्ट्स पे आते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? फाइनेंशियल एसेट में एंट्रीज में नजर भी आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आएगी बस। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम आएगी। चौबीस में 30,800 24,541 17,406 9273। एसओएफपी में क्या आएगा? लीज रिसीवेबल, करंट में नॉन करंट में? पोर्शन तोड़ना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट्स में भी आएगा, करंट एसेट्स में भी आएगा। नॉन करंट में भी आएगा, करंट में भी आएगा। एसओएफपी में फिगर्स आती हैं ट्रायल से। ट्रायल में कहां से आती हैं? टी अकाउंट्स के सीडी बैलेंसेस। अगर पेमेंट इन, जैसे ये अभी सवाल बनाया हुआ है, पेमेंट इन एरियर्स है यानी एंड ऑफ पीरियड है, और इस सवाल में मैंने अकाउंटिंग ईयर से कोई मिसमैच भी नहीं डाला, तो फिर हमें यहां टेबल में ही क्लोजिंग बैलेंस नजर आ जाएगा। जैसे अगर आप 24 का साल देखें, कैलकुलेटर पे चेक करिएगा, बल्कि मेरे ख्याल में जबानी कर लेंगे आप। 24 के साल लीज रिसीवेबल के टी अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा होगा? ये डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, यही आ रहा होगा। यानी हमें इस टेबल से ही अकाउंट का सीडी मिल जाएगा। तो जिस साल का सवाल कर रहे हैं उस साल का क्लोजिंग बैलेंस टेबल में नजर आ जाएगा। जैसे अगर अभी 2024 करने लगे, बनाने लगा अभी, तो 24 के एंड पे लेजर में बैलेंस क्या आ रहा होगा? 175। अब हमने इस 175 को बैलेंस शीट में लिखना है दो टुकड़ों में तोड़ के। इसमें से जो अगले 12 महीने में रिकवर हो जाएगा वो करंट है, और जो बाकी रह जाएगा वो नॉन करंट है। तो इस 175 में से, अभी 24 का सवाल कर रहे हैं हम, 24 का सवाल करते हुए हम यहां खड़े हैं, 2024 का सवाल करते हुए हम यहां खड़े हैं। अगले साल में कितना रिसीव हो जाएगा? इसमें से 75 रिसीव हो जाएगा। जब भी लेंडर पैसे लेता है ना, पहले इंटरेस्ट रिकवर करता है। ये 75 24,000 इंटरेस्ट के नाम पे, बाकी इसमें से रिकवर हो रहा होगा। यानी हो ये रहा होगा कि 175,295 रिसीवेबल था। अगले साल जब कैश मिलेगा ना 75505, तो हम इसमें से अपना इंटरेस्ट ले रहे होंगे और बाकी प्रिंसिपल ले रहे होंगे। कितना? इसमें से ये माइनस करें, डबल। इसमें से इतना रिकवर होगा, इतना नहीं, तभी तो इसमें से इतना रिकवर होकर बाकी इतना रह जाएगा। तो हमने करंट पोर्शन में यह बताना होता है कि इसमें से कितना रिसीव हो जाएगा। अच्छा, करंट पोर्शन, क्या करंट पोर्शन में यह बताना होगा कि अगले साल हम और कितनी लीजेस कर लेंगे नई, फिर उनसे क्या क्या पैसा मिल जाएगा? वो बजट हम यहां करंट एसेट्स में दिखा रहे होते हैं। करंट एसेट्स में दिखाना है जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड एसेट है उसमें से कितना रिकवर हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट ये रिकवर नहीं होगा, इसके अगेंस्ट ये रिकवर होगा। देखें, जब कल को कैश मिलेगा तो उसमें हम लेसी से पहले इंटरेस्ट के पैसे पूरे कर रहे होंगे जो अगले साल का इंटरेस्ट होगा, बाकी प्रिंसिपल की रिकवरी होती जा रही है। इन पैसों में पहले ये इंटरेस्ट, बाकी प्रिंसिपल की रिकवरी हुई, तो फिर एक 24 में से 66 रह गया। इन पैसों में से इंटरेस्ट, बाकी प्रिंसिपल की रिकवरी हुई, तो पूरे हो गए। तो हम लोग एज अ लेसर लेसी से जो कैश ले रहे होंगे, पहले इंटरेस्ट, बाकी प्रिंसिपल की रिकवरी। तो इस 175 के अगेंस्ट कल को कितना रिकवर हो जाएगा? 75 के 50। तो इसको करंट में दिखाएंगे और जो उसके बाद बाकी रह जाएगा वो नॉन करंट में दिखाएंगे। अब उसके लिए टेबुलर वर्किंग से आसानी से कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बता देता हूं। जिस साल का सवाल है उससे अगले साल का क्लोजिंग देखें, वो नॉन करंट में दिखा दें और इनका डिफरेंस करंट में दिखा दें। जैसे हम 24 का सवाल कर रहे हैं तो यहां खड़े हैं हम, ये फिगर नॉन करंट में दिखा दें और जो दोनों में डिफरेंस है वो करंट में दिखा दें। नॉन करंट में कितना दिखा दें? 4,331। और
175 और 124 का डिफरेंस वो करंट में दिखा दें। 50964। इसी तरह 25 का सवाल सॉल्व करते हैं हम कहां खड़े होंगे? हम यहां खड़े हुए होंगे। नॉन करंट में क्या दिखाएं? ये नॉन करंट में और इनका डिफरेंस करंट में। और जब हम लोग सवाल कर रहे होंगे 26 का, तो नॉन करंट 0 और ये सारा का सारा करंट। 25 में नॉन करंट कितना? 66232। 26 में नॉन करंट कुछ भी नहीं और 27 में वैसे ही खत्म हो गया। 25 में करंट कितना? 5899। 26 में करंट और आपको याद रह जाए ये बात, उसके लिए बता रहा हूं, ये फिगर हुआ करेगी नेक्स्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस, बल्कि इन लीज स्केड्यूल। लीज स्केड्यूल बनाया, जिस साल में हम खड़े हैं उससे अगले साल का जो लीज स्केड्यूल में क्लोजिंग बैलेंस है वो नॉन करंट में लिख दें। और करंट में क्या लिखें? करंट में लिखेंगे करंट अकाउंटिंग ईयर्स क्लोजिंग लेजर बैलेंस। ये लेजर बैलेंस से मेरी क्या मुराद है, ये मैं आपको एडवांस वाले सवाल में सिखाता हूं। माइनस जो ऊपर लिखा है। करंट ईयर का क्लोजिंग लेजर बैलेंस से क्या मुराद है? अभी इस सवाल में तो यही मुराद है जो 175 बताया है। एडवांस के सवाल में मजीद बताता हूं कि इससे क्या मुराद है। जो करंट ईयर का लेजर बैलेंस है उसमें से ये माइनस कर ले तो बाकी करंट है। हाँ जी, नोटेड। चलें एक एडवांस वाला सवाल लिखें हम। लीज टर्म 4 साल, लीज टर्म 4 years, कमेंसमेंट 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24, इम्प्लिसिट रेट 15%, 15% लीज रेंटल 700 70053 70,053 70053 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। इम्प्लिसिट रेट बता दिया। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है
और सेम रिक्वायरमेंट है, 4 साल की एनपीज भी और 4 साल के इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स भी। वर्किंग 1 करें आप। जी कितना आया? 230। अच्छा आप देखिए ये एडवांस है, तो जो पहला कैश है वो एज इट इज होगा 70053। उसके बाद रह जाएंगे 3। इम्प्लिसिट डेट क्या है? पावर 3 230। तो पहली एंट्री की अमाउंट हो जाएगी 230। अच्छा आप देखिए पेमेंट डेट 31 दिसंबर नहीं है, पेमेंट शुरू में ही है, तो 1 जनवरी को लीज पे लेते साथ ही पेमेंट हो जाएगी। इनिशियल मेजरमेंट 230 से टेबल स्टार्ट तो होगा, लेकिन फौरन पैसे मिल जाएंगे तो इंटरेस्ट अभी पड़ा ही नहीं होगा। 70053 रिसीवेबल बनते साथ ही कैश मिल जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट ही नहीं पड़ा होगा। क्लोजिंग 159,947 अगले साल वो तो फिर एक साल गुजरना शुरू हो गया, तो अब इंटरेस्ट पड़ेगा 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 26, 1 जनवरी 27, 159947। अब पड़ेगा इंटरेस्ट 15%, 23992। वन 113,886 083 916 91 1
अच्छा, अब देखिए कैश की एंट्री 1 जनवरी की डेट में शिफ्ट हो जाएगी, तो वो जो मैं 31 दिसंबर कर रहा था 1 जनवरी हो जाएगी। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 70053। इंटरेस्ट टाइम गुजरता है तो इंटरेस्ट पड़ता है, यानी इंटरेस्ट हमेशा गुजरे हुए पीरियड से रिलेटेड होता है, आने वाले पीरियड से नहीं। देखें पैसे बेशक एडवांस में मिल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट क्यों पड़ता है? जब रिसीवेबल के ऊपर या पेबल के ऊपर टाइम गुजरता है, तो कस्टमर को हमने इतने से रिसीवेबल बनाया था, लेकिन फौरन पैसे मिल गए तो बाकी रिसीवेबल इतना रह गया। अगले पैसे कब मिले? साल बाद ना, तो इसलिए ये 1 साल का इंटरेस्ट है। ये कौन से 12 महीने से रिलेटेड है? जो पिछले गुजरे हुए हैं, यानी 2024। तो इसको इनकम भी किस ईयर की बनना चाहिए? 24 की। तो इसलिए ईयर एंड के ऊपर हम एंट्री इंटरेस्ट इनकम की करेंगे। टू 3992। ये टेबल में बेशक आपको 1 जनवरी 25 की डेट में लिखा नजर आ रहा है, लेकिन है ये 2024 की इनकम, क्योंकि इनकम हमेशा गुजरे हुए, इंटरेस्ट हमेशा गुजरे हुए पीरियड से रिलेटेड है। इसलिए 24 की डेट डालेंगे, एंट्री करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में 24 में आएगा, वरना अगर 25 की डेट डाल दी तो 25 की बुक्स में चला जाएगा। अब यही काम हर ईयर में करते जाएंगे, यानी 1 जनवरी 25 पे कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और 25 के एंड पे लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 25 की डेट डाल के अब कौन सी इंटरेस्ट को इनकम बना ले? ये वाला, ये। इसी तरह 1 जनवरी 26 पे कैश की एंट्री, 31 दिसंबर 26 पे इंटरेस्ट की एंट्री, और 1 जनवरी 27 पे कैश की एंट्री। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? 2024 की इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम कौन सी आएगी? ना आएगी ना यार, अभी तो डाली 24 की डेट में। ये 2024 से रिलेटेड है। ये 25 की इनकम है, 26 की इनकम है, 27 की इनकम किधर है? क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 27 को खत्म हो गए पैसे, तो ये 24 की इनकम है, ये 25 की है, ये 26 की। SOFP। अच्छा, अब आप कैलकुलेटर से चेक करें। 31 दिसंबर 24, डबल एंट्रीज देख लें, लेजर में क्या बैलेंस आ रहा होगा? ये 24 की एंट्रीज हैं, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। 18, तो वो तो यहाँ टेबल में नजर ही नहीं आ रहा। तो ये जो टेबल में हमें नजर आ रहा होगा ना, अब ये एडवांस वाला सवाल है। अब हमें टेबल में लेजर का बैलेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ईयर एंड के ऊपर इसको भी एक्रू कर लिया हुआ। देखें टेबल में, अगर वैसे हम 2024 देखें तो इस टेबल में 31 दिसंबर 24 किधर है? यहाँ
2024 का सवाल सॉल्व करते हुए हम यहां खड़े हुए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस तो ये होना चाहिए था, लेकिन हम 31 दिसंबर की एंट्री डाल के इसको भी रिसीवेबल बना चुके हुए हैं, तो इसलिए लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं है, दिस प्लस दिस है। ये जो मैंने यहां बात लिखी है ना, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट इन एरियर्स वाले सवाल में तो ये स्केड्यूल वाली फिगर ही है, लेकिन एडवांस वाले सवाल में स्केड्यूल वाली फिगर नहीं है। एडवांस वाले सवाल में ये फिगर है करंट क्लोजिंग बैलेंस इन स्केड्यूल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड एट ईयर एंड, ये लेजर बैलेंस जो टेबल में बैलेंस आ रहा है, प्लस ये जो हमने ईयर एंड पे इंटरेस्ट एक्रू किया, ये लेजर बैलेंस। तो 2024 का लेजर बैलेंस क्या होगा? 1599 प्लस 23, ये लेजर बैलेंस होगा। अच्छा, एसओएफपी में नॉन करंट दिखाने का तरीका वही है, हम यहां खड़े हैं तो नॉन करंट क्या दिखाएं? ये नॉन करंट का तरीका वही है, लेकिन अब क्लोजिंग लेजर बैलेंस आपको दो फिगर्स को ऐड करके निकालना पड़ा है। यानी अगर मैं 2024 के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो नॉन करंट में ये लिखेंगे और करंट में दिस प्लस दिस माइनस नॉन करंट। तो नॉन करंट में कितना लिखेंगे? 113,886 और करंट में 159 प्लस 23 माइनस ये, और ये एनुअल वाले सवाल के अंदर रेंटल के बराबर आएगा। 6 मंथली का सवाल होगा तो रेंटल के बराबर नहीं आएगा, ये इत्तेफाक से इसके बराबर आ रहा है, वरना ऐसा रूल नहीं है कि रेंटल के बराबर है। 2025 का सवाल में क्या होगा? नॉन करंट में क्या आएगा? 60916 और करंट में 113 प्लस 17, ये लेजर बैलेंस हो गया। इसमें से नॉन करंट निकालेंगे तो बाकी करंट आएगा। एनुअल रेंटल है ना, इसलिए रेंटल की अमाउंट आएगी। एनुअल रेंटल ना हुआ या अकाउंटिंग या मिसमैच हुआ तो फिर इसके बराबर नहीं आएगा। 2026 का सवाल हुआ तो कुछ भी नॉन करंट नहीं है। करंट में क्या आ जाएगा? यहां खड़े हम, लेजर बैलेंस क्या होगा? 60 प्लस 9, ये एसओएफपी। हाँ जी, एसओएफपी नोटेड। अच्छा देखिए, मैंने आपको स्केड्यूल भी बना के पूरा दिखा दिया, एंट्रीज भी हो गई, एसओएफपी एसओसीआई भी हो गई। अब आपको ना 2-4 वैरायटियां बताता हूं जिसमें सिर्फ टेबल ही बना देना, एंट्रीज तो यही ही होनी है। लिखें सवाल। लीज टर्म 3 साल, लीज टर्म 3 इयर्स, commencement 1 जनवरी 24, commencement 1 जनवरी 24,
और इम्प्लिसिट रेट 12% है। इम्प्लिसिट रेट लीज रेंटल इम्प्लिसिट रेट 12%। लीज रेंटल 84188 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। बीपीओ प्राइस। बीपीओ ये क्या चीज होती है? बार्गेन परचेज ऑप्शन, सस्ता खरीदने की ऑप्शन। और लेसी अकलमंद होगा तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। बीपीओ प्राइस है 25,000, 25,000। अच्छा, लेसी ये पैसे देगा भी तो कब देगा? एंड पे ना, लीज टर्म के एंड पे। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर है और आपसे रिक्वायर्ड है बस ये स्केड्यूल बना दे, 3 स्केड्यूल पूरा बना दे। बाकी एंट्रीज करनी है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने, वो आपकी मर्जी है। टॉपिक मुझे बस सिर्फ स्केड्यूल बना के बता दें। इनिशियल मेजरमेंट टैली कर लीजिएगा पहले। कितना? 220,000। रेंटल्स की भी डिस्काउंटिंग करनी है, बीपीओ की भी डिस्काउंटिंग करनी है। और इम्प्लिसिट रेट 12% बताया मैंने। तीन साल है लीज टर्म। जी टेबल 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। तीसरी पेमेंट में आप रेंटल के साथ 25 ऐड करेंगे तो टेबल 0 होगा, क्योंकि लेसी वो 25 भी पे करेगा। तो आपको तीसरी लाइन में पेमेंट में रेंटल के साथ बीपीओ 25,000 भी मिलाना पड़ेगा तो 0 होगा। हाँ जी 0। अच्छा अगला सवाल लिखें, अब इसमें एडवांस डालता हूं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 years, 6 साल। However, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 साल है। However, lessee has an option to terminate lease. Lessee has an option to terminate lease after 4 years. Terminate lease after 4 years.
इम्प्लिसिट रेट 12% है, इम्प्लिसिट रेट 12%, लीज रेंटल 67748, 67748, payable at start of every year, payable at start of every year. Termination penalty 15,000, 15,000. There is uncertainty regarding exercise of termination option. There is uncertainty regarding exercise of termination option. लीज स्केड्यूल बना दें आप। लीज टर्म कितनी होगी? 4 साल, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो हम वो ऊपर वाले 2 साल कंसिडर नहीं कर सकते, तो लीज टर्म 4 साल होगी। रेंटल पेएबल एट स्टार्ट ऑफ ईयर है, लेकिन लेसी टर्मिनेट कराएगा तो कब कराएगा? 4 साल खत्म होने के बाद, यानी 15,000 का पे करेगा चौथे साल के एंड पे। रेंटल शुरू में है, लेकिन ये 15,000 एंड पे होगा। बनाए टेबल, पहले इनिशियल अमाउंट बता दीजिएगा। नहीं, 240,000। पेमेंट इन एडवांस है तो एक रेंटल एज इट इज, कितना रेंटल? 67748, बाकी रह गए 3 रेंटल। 1.1 इम्प्लिसिट क्या है? और वो जो टर्मिनेशन पेनल्टी है वो 4 साल के एंड पे ही मिलनी है, यानी पावर 4, तो 240। बनाए लीज स्केड्यूल। अब डेट्स का ध्यान रख के टेबल बनाइएगा।
हाँ जी, टेबल कहाँ जीरो हुआ कि नहीं हुआ? आपको 4 रेंटल्स की लाइनें 1 जनवरी लिखनी पड़ेगी और 5वीं लाइन 31 दिसंबर अलग से 15,000 की लिखनी पड़ेगी, तो टेबल जीरो होगा। हाँ जी, हो गया जीरो। चलें एक और लिखें, फिर मैं आपको वो इम्प्लिसिट रेट की एक कहानी बताता हूं। लीज टर्म 5 साल, लीज टर्म 5 years, और इम्प्लिसिट रेट 10%, 10%। कमेंसमेंट 1 जनवरी 24। लीज रेंटल 40,000, payable at end of every year। However, no rental is payable in first 2 years। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 2 साल में किराया नहीं है तो तीसरे साल में फिर ट्रिपल किराया होगा, नहीं, 2 साल माफ किराया। और इम्प्लिसिट रेट बता दिया। लीज कैजुअल रिक्वायर्ड है मुझसे, आप इनिशियल अमाउंट निकालें। इनिशियल अमाउंट निकालें। हाँ जी, सही है। अच्छा, आप देखें, पहले 2 साल कोई किराया नहीं है, तीसरे चौथे 5वें साल है, तो चाहे तो उसमें एनुइटी लगा के वापस ले आए या वैसे ही अलग अलग कर ले। 40,000 को पावर 3, 40,000 को पावर 4 और 40,000 को पावर 5। पहले और दूसरे साल में है ही नहीं किराया, तीसरे चौथे 5वें साल में 82210। अच्छा, आप देखें, बेशक किराया पहले दूसरे साल में नहीं है, लेकिन डिस्काउंटिंग करके जीरो तक तो लाए ना, तो जब हवा भरेंगे तो पहले और दूसरा साल में भी हवा भरी जाएगी। यानी आप यहां पर 31 दिसंबर 24 की डेट भी डालेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हवा भरेंगे, कैश कोई नहीं मिलेगा। फोर थ्री इसी तरह 31 दिसंबर 25 की भी डेट डालेंगे, लेकिन हवा भरेंगे, कैश कोई नहीं मिलेगा। 99, उसके बाद करिए 3 लाइनें कैश वाली आएंगी। करें पूरा उसको।
जी टेबल हो गया जीरो। चलें फाइनेंशियल लेसर के बारे में फिर एक आखिरी बात सुन लें, फिर ब्रेक करता हूं। वैसे तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये बात सिखा चुका। अच्छा हाँ, अगर 2024 की इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो उसमें क्या आएगा? ये आएगा एसओएफपी में करंट, नॉन करंट, करंट। अब करंट में कुछ नहीं टूटेगा क्योंकि अगले साल कुछ रिकवर ही नहीं हो रहा, तो अब ये सारा का सारा 90,000 करंट में ही आएगा। बनाई लेवल के इसके 24 के एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट में ही आ जाएगा और एसओएफपी में सारा का सारा ये नॉन करंट में आएगा, क्योंकि जब रिकवरी कुछ नहीं हो रहा, बढ़ रहा है बैलेंस, तो रिकवरी क्या होगी? जी बना लिया। अच्छा एक सवाल लिखें, ये आपको ना एक छोटा सा सवाल, 3 लाइनों का सवाल, मतलब 3 लाइनों का टेबल, उससे आपको एक, जैसे एमोर्टाइज कॉस्ट में इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट था लेकिन भूल भाल गए, तो वो एक कॉन्सेप्ट सिखाना है बस। लीज हम 3 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 24, इम्प्लिसिट रेट 16%, इम्प्लिसिट रेट 16%। जी 1 जनवरी 24। आईडीसी इनकर्ड बाय लेसर 0, आईडीसी इनकर्ड बाय लेसर 0। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 260,000, 2,60,000। लीज रेंटल 115767, 115767, पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। अब आपने करना यह है कि 3 साल लीज समय ना, लीज स्केड्यूल बनाए, लीज स्केड्यूल बनाए। इनिशियल अमाउंट पहले टैली कर लीजिएगा। जी 260,000 बनाए लीज स्केड्यूल।
हाँ जी, 0 हो गया। 3 तो लाइन है यार। जी 0। अच्छा, अभी काम करें, इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करें जरा। 87301। अच्छा, और 3 कैश फ्लोज मिलाएं तो क्या बना? 347301 और स्टार्टिंग पॉइंट था 260। तो इंटरेस्ट कॉलम यही होता है कि वो जितना कैश मिलना है और जो रिसीवेबल बनाया है उसका डिफरेंस 3 साल पे फैल गया। इंटरेस्ट कॉलम का यही काम है। अच्छा, अब सेम सवाल दोबारा लिखें, बल्कि दोबारा क्या लिखना है आपके, सेम डेटा इज प्रीवियस क्वेश्चन, 2 फिगर्स चेंज कर रहा हूं। क्या ये नहीं बनता? टोटल सेम डेटा है, सिर्फ 2 फिगर्स चेंज कर रहा हूं। पहले मैंने कहा था आईडीसी 0 और इंप्लिसिट रेट 16%। अब मैं कह रहा हूं आईडीसी 4000 है, 4000। और इंप्लिसिट रेट है 15.074। इंप्लिसिट रेट है 15.074%। अच्छा, अब आप इस सवाल का ना स्केड्यूल बनाने से पहले चैप्टर में पेज 4 पे आए। नंबर 11 और नंबर 13 पे गौर करें जरा, और उस बुक पे कहीं लिखना हो बेशक ये बुक पे लिख लेना। नंबर 11 और 13 पे गौर करें, फिर एक चीज बताता हूं आपको। नंबर 11 ये लिखा हुआ है NIL इज इक्वल टू पीवी ऑफ GIL एट इम्प्लिसिट रेट। और नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? इम्प्लिसिट रेट वो डिस्काउंट रेट है जिस पे GIL की पीवी निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी। लेकिन ये प्लस आईडीसी वाली बात सिर्फ फाइनेंसर लेसर के लिए। NIL इज इक्वल टू पीवी ऑफ GIL इम्प्लिसिट रेट। और नंबर 13 कह रहा है कि पीवी ऑफ GIL एट इम्प्लिसिट रेट इसके बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि NIL तक पहुंचने के ये 2 रास्ते हैं। नंबर 11 और 13 को कंबाइन किया मैंने। भाई नंबर 11 कह रहा है NIL इज इक्वल टू ये, और 13 कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो फिर A इज इक्वल टू C। NIL क्यों चाहिए हमें सवाल में? पहली एंट्री करने के लिए, इनिशियल मेजरमेंट के लिए। NIL तक पहुंचने के 2 रास्ते। प्रेफर्ड रास्ता इसमें से ये है, प्रेफर्ड रास्ता ये है। अच्छा, अब आइए आप जो अभी सवाल लिखाया, इस रास्ते से NIL निकालें तो कितना आएगा? 260 प्लस 4, 264। और ये वाला कैलकुलेट करें, रेंटल्स की पीवी 15.074% पे।
जी पीवी ऑफ जेएल से क्या आया 264। तो अब 264 से टेबल शुरू करें और इम्प्लिसिट रेट लगाएं 15.074। अब बनाएं टेबल। जी अच्छा, अब बताइएगा कि ये टेबल स्टार्ट कितने से हुआ 364 और पेमेंट्स में तो अभी भी यही है और इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करिएगा। एट 3301। इन दोनों सवालों में इंटरेस्ट में कितना फर्क है 4000 का। अच्छा अब कहानी समझिएगा। ऑपरेटिंग लीज लेसर आईडीसी का क्या ट्रीटमेंट कर रहा था, एक्सपेंस बना रहा था किस साल ओवर लीज टर्म, रेंट इनकम से मैच कराने के लिए। फाइनेंस लीज में भी आईडीसी है 4000 का तो वो भी एक्सपेंस बनना चाहिए, लेकिन आईएएस ने उसका जो तरीका निकाला है ना वो तरीका ये निकाला है कि उसको अलग से एक्सपेंस बनाने की बजाय इनिशियल मेजरमेंट का हिस्सा बनाएंगे। देखिए 4000 इसमें ऐड हो गया, कैश तो उतना ही मिलेगा, तो इससे इनिशियल मेजरमेंट का हिस्सा बनाने से क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस कम हो जाएगा और उस डिफरेंस को ओवर द पीरियड फैलाने के लिए इम्प्लिसिट रेट बिल्कुल इफेक्टिव रेट की तरह का, तो वो 15% कुछ निकलेगा। यानी फाइनेंस लीज में आईडीसी अलग एक्सपेंस बनने की बजाय इंटरेस्ट इनकम को खा जाएगा, जो कि आपको इन दोनों कंपैरिजन से पता चल रहा है। अच्छा अगर 264 इस तरीके से निकालते तो 260 प्लस 4000 करते, और अगर 264 इस तरीके से निकाला तो 4000 का क्या किया है? अभी इस सवाल में अगर हम इस रास्ते से एनआईएल निकालें तो 260,000 प्लस 4000 करेंगे तो 264 आएगा, और अगर इस रास्ते से निकालें तो 4000 का क्या किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं किया आपने, अगर पीवी निकाली है तो उसका आंसर डायरेक्टली 264 आ गया, 4000 नहीं ऐड करना पड़ा। इंप्लिसिट रेट के अंदर रच बस गया है वो, तो इंप्लिसिट रेट के अंदर ही वो एडजस्ट हो जाएगा, आपको इंप्लिसिट रेट दिया होगा। यानी अगर आईडीसी आए और आप एनआईएल इस रास्ते से निकाल रहे हैं तो आईडीसी का कुछ भी नहीं करना, अगर इस रास्ते से निकाल रहे हैं तो ऐड करना। अब आप फाइनेंशियल लेसन में आए, इनिशियल मेजरमेंट पेज नंबर 6 था शायद, जी पेज 6 लेफ्ट कॉलम, मैंने इनिशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल लेसन बताना शुरू किया है। एंट्री नंबर 1 बता दी, कर भी ली। अगले पेज पे पॉइंट 2 पढ़ लें सारा, अगले पेज पे फाइनेंशियल लेसन का पॉइंट 2 सारा पढ़ लें।
जी पॉइंट 2 ओके। अच्छा पॉइंट 1 के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, वो पढ़ के देखें, समझ आती बात। चांसेस के बहुत कम है, लेकिन हो सकता है बैंक अपनी ही कोई पुरानी गाड़ी, अपनी गाड़ी किसी को यूज्ड गाड़ी लीज पे दे दे, तो उस सूरत में फिर वो कैश क्रेडिट करने की बजाय अपनी गाड़ी क्रेडिट कर रहा होगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 के नीचे एक नोट लिखा हुआ है। जी हाँ, मतलब कोई यूज गाड़ी, कोई कहती यूज गाड़ी लीज पे लेनी है तो क्या ठीक है, हमारी गाड़ी है, लीज पे दे देते हैं, तो फिर वो पीपी क्रेडिट हो जाएगा। चलो ठीक है, ब्रेक के बाद फिर डीलर ऐसा कराता हूँ। ठीक है।